हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस मीन्स। वैसे तो देखिए क्लास 10th के जो ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके 3 वीडियोस हमने बनाए हैं। उन 3 लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन फिनोमेना तक की बात डिस्कस की है। ठीक है, शुरुआत के जो 3 वीडियोस आपको मिले हैं 3 लेक्चर, उसमें हमने क्या पढ़ा है, टोटली पूरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना फिनोमेना थे मीन्स प्लेन मिरर से या फिर स्फेरिकल मिरर से हमने उसका डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, हमने पहले ही बताया था उन प्रीवियस क्लास में कि हम क्या करेंगे, सेपरेट थ्योरीज के लिए लेक्चर बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनेगा। तो पिछले 3 लेक्चर्स में मैं रिकॉलिंग करा दूं आप लोग को, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पूरी तरह से रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमिना के बारे में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने के वाले हैं हम पूरी तरह से उन रिफ्लेक्शन जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, है ना। पहले मैंने बताया था कि हम लोग आज न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। मीन्स आज क्या मीन्स कि रिफ्लेक्शन जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा, रिफ्लेक्शन तक का जितना भी टॉपिक खत्म हम लोग फिनिश करेंगे, उसके ठीक बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो आज के इस न्यूमेरिकल्स में हम जिन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे हम पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। जैसे देखिएगा जैसे देखिएगा हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। क्या जानते हैं, मिरर फार्मूला जो क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद है, ये मिरर फार्मूला हमने पिछली बार बताया था पिछले लेक्चर में कि मिरर फार्मूला इसको कहते हैं। ठीक, इनमें और एक और फॉर्मूला हमने निकाला था लीनियर मैग्निफिकेशन का, जो कि आया था I/O या जनरली इसी को लोग H1/H2 भी बोलते हैं, है ना। H1 मतलब हाइट ऑफ इमेज, H2 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या यही फॉर्मूला होता है आपका -v/u के बराबर। ठीक है, और या फिर यही बिल्कुल इक्वल हो जाता है f/f - u के। इसके अलावा भी v में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन की भी जरूरत हमको पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे बीच बीच में इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके लिए हम इन सारे जो इनमें रिलेशन है इनमें किसी भी एक रिलेशन का यूज कर सकते हैं। मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बहुत सारे बुक्स वगैरह में इस तरह का डिनोशन भी करते हैं H1/H2। ठीक है, -v/u f/f - u। ठीक है, और क्या बात जाननी है हम लोग को, और कुछ बात जाननी है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मीन्स u जो होता है मीन्स जैसे साइन कन्वेंशन की बात कर लें, हम लोग साइन कन्वेंशन की अगर बात कर लें, ठीक है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल साधन जैसे आज पूरे लेक्चर में जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हाँ इतना भी बता दिया जा रहा है कि आज के एक ही लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन तक के जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं आपके सिलेबस में सारा हम डिस्कस कर लेंगे, प्लेन मिरर से लेकर के स्फेरिकल मिरर तक का। यानी इसके बाद क्लास 10th का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मे बी फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा, उसमें आप रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में टोटली हम पूरे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। उसके लिए हमें जिन जिन फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा पूरे इस लेक्चर में, हम उनको सामने लिख रहे हैं, और उनको यूज करने के दौरान किस तरह के साइन कन्वेंशन का हमें मतलब फॉलो करना है, किस तरह का साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है, हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके का था कि हमने क्या कहा था, लगभग मैंने बोला था कि मान लीजिए आपका कोई एक मिरर है, मान लीजिए कोई मिरर हमने लिया था। ठीक है, ठीक मिरर ले लिया था, फिर हमने कहा था कि ठीक है इसके पोल से वगैरह ले चलते हैं, और एक ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं। हमने क्या कहा था कि रे ऑफ लाइट अगर जिधर आ रही है इधर से आएंगे मीन्स अगर, और इतना बात जानिए कि मिरर का ये जो कलर्ड पार्ट होता है, सॉरी पॉलिश्ड पार्ट, कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर या प्लेन स्फेरिकल मिरर जो भी, उसका जो पॉलिश्ड पार्ट होता है उसको हम लोग
मीन्स उसके इस साइड वाले पार्ट को हम फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर बोलते हैं ना। कहते हैं ना कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इन फ्रंट का मतलब है कि पॉलिश वाले सरफेस को छोड़ करके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मीन्स मिरर के सामने वाला पार्ट, वो पॉलिश वाले सरफेस को छोड़ के सिंपली हम जो पार्ट बच रहा है उसे हम इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर। और जो पॉलिश सरफेस की इधर वाला रीजन होता है वो बिहाइंड द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर कहा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो अगर जिधर से रे ऑफ लाइट आती है ना, इधर ही कहीं अगर ऑब्जेक्ट पूरा रखा रहेगा तो इस पूरे रीजन को हम क्या लेते थे, नेगेटिव। ठीक, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो भी उसको उसके साइन को हम नेगेटिव लेंगे। कहीं इधर इमेज बन भी गया, इमेज बना तो वहां के लिए भी साइन हम नेगेटिव लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मिरर के फ्रंट पार्ट में अगर आपको यू या वी आता है, यू या वी, यू मतलब क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, और यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यू और वी अगर वैल्यू नेगेटिव आते हैं तो हम मानेंगे कि वो क्या बने हैं, मिरर के सामने बने हैं। इधर कहीं अगर यू वी आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, अप साइड में भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, डाउन साइड में भी क्या करते हैं, नेगेटिव लेकर के चलते हैं। देखिए ये छोटा सी साइन कन्वेंशन से सिर्फ एक रफ आइडिया आपको मिल पाएगा कि ठीक है, हम जब मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, राइट साइड मूव करेंगे तो सॉरी लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव साइड मूव करेंगे तो राइट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अप साइड में पॉजिटिव एंड डाउन साइड में नेगेटिव। ये तो साइन कन्वेंशन के लिए ठीक लगता है इस तरीके से, है ना, पोल के हिसाब से। लेकिन अब बहुत बेटर तरीके से समझ में कब आएगा, जब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे और उनमें जब यू वी एफ एम आई ओ वी इन सब की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, साइन कन्वेंशन का क्या मतलब था। ठीक है, अच्छा अभी ज़्यादा कुछ फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे और साइन कन्वेंशन इसका यूज करके। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत सारी बातें है ना। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सारी बातें, सारे रिजल्ट हम यहीं पे लिख देंगे, है ना। हम कह रहे हैं कि हम जब न्यूमेरिकल धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम रिफ्लेक्शन से अभी स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स, उन्हीं फॉर्म क्वेश्चंस के थ्रू, उन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इन साइन कन्वेंशन को भी और इन फॉर्मूलेस को भी प्रॉपर तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ बात हमने बताया था वहाँ पे कि देखिए अगर v आपका पॉजिटिव आता है, v अगर पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए इनके साथ किसी क्वेश्चन को आपने टारगेट किया, उसको सॉल्व किया तो v आपका पॉजिटिव आ गया। v पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये आपका वर्चुअल है। ठीक है, इमेज जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। देखिए मैं सारे रिजल्ट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, हम उन रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल्स के अभी डाटा रखेंगे वहाँ पे हम उसके थ्रू समझेंगे। हम सारे रिजल्ट यहाँ नहीं लिख रहे हैं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यू वी एफ इनके साइन को तो बात कर लें। वी अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल यानी इमेज मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, वही अगर यू तो इन जनरल मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे यू नेगेटिव ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो हमेशा जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। दूसरी बात एफ जो होता है यानी फोकल लेंथ जिसकी बात करते हैं, हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सॉरी नेगेटिव ले लेते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए भाई, कॉनकेव मिरर के लिए वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और वही अगर एफ आपका पॉजिटिव होता है तो किसके लिए होता है, ओनली कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, सिर्फ इन्हीं बात का ध्यान रख के हम आगे चलेंगे। बात समझ में आई। हम यू वी एफ वगैरह इनका साइन किस तरह से हमें लेना है क्वेश्चंस में, हम वहाँ और भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं और अब अपना शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल्स, ये मतलब इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स से। चलिए, हाँ एक बात याद रखिए, जब भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, जब भी, तो आपके न्यूमेरिकल के थ्रू क्या होगा, जब भी मिरर फॉर्मूला या F=R/2 वगैरह पे क्वेश्चंस बनाते हैं वे, तो जनरली इमेज किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनता है उस मिरर के थ्रू, उस इमेज के बारे में 3-4 बातें पूछी जाती हैं। जैसे क्या क्या बातें पूछी जाती हैं उसे भी एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। बातों में आपको पूछा जाता है कि ये जो इमेज इरेक्ट है या वर्चुअल, सॉरी
इरेक्ट आर इन्वर्टेड, ठीक है, इरेक्ट बना है या इन्वर्टेड। ठीक, दूसरी बात पूछते हैं रियल है कि वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल, ठीक है। दूसरी बात मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है ना, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड को जनरली लोग इनलार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इनलार्ज, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। मतलब कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसी भी तरह के मिरर के थ्रू या किसी तरह के ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्मेशन होगा, तो उस इमेज से रिलेटेड हम 4-5 बातें जानेंगे। क्या क्या, कि वो इमेज हमारा सीधा है कि उल्टा, मीन्स इन्वर्टेड है, इरेक्ट, रियल है या वर्चुअल, मीन्स मतलब वास्तविक आभासी जनरली बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो रियल है या वर्चुअल। दूसरा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बना है वो छोटा है कि बड़ा, आप समझ में आ रही है। यही सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलती है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन सही सही तरीके से हम तभी क्लियर हो पाएंगे जब हम जो भी वैल्यू निकालेंगे, चाहे यू हो, चाहे एफ हो, या फिर वी हो, या आपका मीन्स मैग्नीफिकेशन ही क्यों हो, इनकी मैग्नीट्यूड और साइन, इनका जो मैग्नीट्यूड और साइन है यही बहुत चीज़ क्लियर करता है। तो हम पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, एफ यू वी, ये जो भी हमारे मिरर फॉर्मूले में टर्म्स दिखेंगे उनको प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, और उनका जो भी वैल्यू आएगा तो उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड भी कुछ चीज़ डिफाइन करेगी, और उनका जो वैल्यू का जो साइन होता है, मैग्नीट्यूड का जो साइन होगा वो भी कुछ डिफाइन करेगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा, शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जितने हैं उसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बताना था, मतलब क्या क्या करना है वो हमने बता रखा है। अब हम सीधा अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखने से पहले एक चीज़ ये जान लें कि हम करेंगे क्या। पहले एक चीज़ और जान लें, ये हमारा अगर प्लेन मिरर है मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा बीच में आते हैं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर। हम क्या जानते थे प्लेन मिरर के बारे में, अगर डी डिस्टेंस की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो डी डिस्टेंस की दूरी पर ही उसके अपोजिट साइड में इसका इमेज बनता है ना, ये बनता है। ये प्लेन मिरर की खास बात होती थी, ठीक है। हम करेंगे क्या, देखिए पूरे न्यूमेरिकल्स में पहले अपना एक रफ आइडिया बना लें कि हम पूरे न्यूमेरिकल्स में क्या क्या करने हैं, मतलब पूरे थ्योरीज में अगर प्लेन मिरर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अपने सिलेबस में जो है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हम करेंगे क्या एक बार के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको लेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो नॉर्मल क्वेश्चंस में कभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव कराएंगे, तो उस केस में इमेज का मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ पे बनेगा, किस तरह का बनेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। कभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उसी की पोजीशन पे जहाँ है वहीं पे उसको स्टेशनरी किए रहेंगे और मिरर को उसकी तरफ मूव करेंगे और उससे दूर ले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख के मिरर को उसके तरफ या उससे अवे ले जाएंगे, या मिरर को रेस्ट में रख के ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ या उससे दूर ले जाएंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं पूरे डिस्कशन में, ठीक है। तो पहले हम प्लेन मिरर से रिलेटेड शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हम देंगे जो भी हैं वे सारे हमारे कुछ एनसीईआरटी बुक्स के हैं, ढेर सारे हैं ना, और कुछ आपके साइड बुक्स भी हैं, और कुछ हम लोग अपने से भी उसको उसमें सब डिफाइन किए हुए हैं। तो मिला जुला 3-4 प्रोसेस से आपके सामने बुक क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन सब हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए है ना, अरे ऑफ लाइट, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा हमें, अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 degree, at an angle of 30 degree. What is the angle of reflection? Very now, what is the angle of reflection? What is the angle of reflection? Is the angle of reflection? ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा है, कहा है कि a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. What is the angle of रिफ्लेक्शन? कहने का ये मतलब है कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर
कोई एक रे ऑफ लाइट है वो प्लेन मिरर पे 30 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। अच्छा देखिए 30 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करना मतलब अब कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर हम अपने प्लेन मिरर को कुछ इस तरह का ले लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली रख लेते हैं, ठीक, तो क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो। देखिए रे ऑफ लाइट को आप नॉर्मली तो इंसिडेंट नहीं कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट उसको कराइए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरी बात, इंसिडेंट बोला इसमें, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। हम जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखिए होता क्या है कि हम ये 30 डिग्री ले लेते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल मान लेते हैं। जनरली क्या होता है कि हम क्या करें, 30 डिग्री दिया है, लो 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। नहीं भाई, वो देखिए लाइनें पढ़ी उसके बोल रहे रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन। अब इंसिडेंट का मतलब ये है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन कर रहा है ना। और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है कि नहीं। ये जो एंगल बना है वो इंसिडेंट रे और उस प्लेन मिरर के सरफेस के बीच में है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो ये जो एंगल ऑफ जिस एंगल पे इंसिडेंट करा रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है। यानी हम यहाँ पे इसको न लेकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉप करेंगे और इस एंगल को 30 डिग्री को बोलेंगे। देखिए 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मीन्स क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरह से पढ़ेंगे, उसी में डिस्कशन, उसी में आपको प्रॉपर तरह से वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रे ऑफ लाइट 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। आपको पता है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था 30 डिग्री और वी नो दैट एंगल ऑफ लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रही बात। देखिए था बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मिसकंसेप्ट हो सकता था। मिसकंसेप्ट इस तरह का कि ये जो 30 डिग्री एंगल जनरली लोग यहाँ पे भी बना देंगे। तो ये आप तब बनाएंगे जब वो आपके स्टेटमेंट में बोलेगा कि एन एंगल इज फॉर्म बिटवीन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट्स सरफेस। इस तरह से बोलेगा, मीन्स प्लेन के सरफेस से, मिरर के सरफेस से अगर एंगल का इंफॉर्मेशन देगा तब आप ऐसा करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये गलती हो सकती थी कि जो 30 डिग्री का एंगल है लोग इधर भी बना सकते हैं, मीन्स मिसकंसेप्शन से। तो ऐसा नहीं होता है, जनरली ये क्लियरली बोल दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री यहाँ पे है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अगर ये हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए इसी पे क्वेश्चन है, कैरी ऑफ लाइट एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए बार बार राइट डाउन करने से बेटर है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसी टाइप पे मैच कर रहे हैं, हमने उनको लिस्ट किया है, उनको इसी में, जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आउट ऑफ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री में लेकर के इस बार दिया है, एट एन एंगल ऑफ, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री with its surface, ठीक है। find angle of reflection, लो अब ये देखो क्वेश्चंस कैसा है। अभी पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि वो सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था, लेकिन इस बार वो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो प्लेन पे स्ट्राइक तो कर रही है, लेकिन प्लेन के सरफेस से इस बार एंगल गिवन है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए अगर ये हमारा प्लेन मिरर कुछ इस तरह से हम बनाते हैं तो रे ऑफ लाइट को इस तरीके से स्ट्राइक कराया जाए। तो अब देखिए जहां भी मैंने बताया है कि नॉर्मल ड्रॉप करने का क्या है, जिस भी पॉइंट पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी वहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे। लीजिए वहीं पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सीधा बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वहीं पे हमने क्या किया है, एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। अब देखिए एरिया ऑफ लाइट, अब इसमें बोला है कि 40 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन प्लेन इंसिडेंट रे प्लेन के सरफेस से बना रही है, यानी ये एंगल इस बार आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये एंगल 40 डिग्री होता है तो आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने एंगल पे इंसिडेंस होता है उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, आई, और यहाँ को क्या मानते हैं, आर। तो हम क्या देंगे, हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए गिवन क्या है, अगर आप नेमिंग कर दें पी क्यू ओ ए बी, ठीक, सी ने दें, तो गिवन क्या है, एंगल पी ओ ए, या ऐसे नहीं, पी ओ ए नहीं होगा,
एंगल AOP है ना, दिया है 40 डिग्री। ठीक, अब हम क्या जानते, देखिए इसमें जी और ये मिला करके राइट एंगल बनाएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 90 माइनस 40 डिग्री। एंगल AOP को आप इधर रिप्लेस करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आपको मिलेगा 50 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना आ गया, वो भी 40 नहीं होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, देख रहे हैं, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। लेकिन इस बार ये जो क्वेश्चन कुछ उससे थोड़ा डिफरेंट था। मैं बताया उन दोनों क्वेश्चन को रिकॉलिंग करें, पिछले क्वेश्चन पे सीधा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ना देके बोला कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट तो हो रही है, लेकिन वो एंगल इस बार मिरर के प्लेन से, मिरर के सरफेस से बनाती हुई आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के भी दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करते रहेंगे, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो खैर आप लोग पूछ भी सकते हैं, वो तो हम लोगों ने उस सेक्शन में रखा है, कमेंट सेक्शन वगैरह में, चाहे जहाँ से भी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। वही है, सिंपल क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछली बार था। क्या कि एन इंसिडेंट रे makes an angle देखते रहिएगा of 35 डिग्री with the surface of a plane mirror, with the surface of a plane mirror. फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा डाटा बदल गया है। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर क्या करेंगे इसमें बेटा, वही सेम काम करेंगे, डायग्राम से देख लेंगे एक बार बना करके क्या हो रहा है डायग्राम में। देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार दिया तो है, लेकिन वो प्लेन के सरफेस से दिया हुआ है, तो किस बार कितना है, 35 डिग्री। ठीक, हम वही काम करेंगे, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मानेंगे। फिर क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ जाएगा 65 डिग्री, माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। देखें, वही से अभी तक की शुरुआत की नहीं क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह में देखे कि क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जो इंसिडेंट रे है स्ट्राइक कर रही है प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर पे, वो एंगल क्या है, क्या वो प्लेन के सरफेस से एंगल है या फिर सीधा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मिनट देखिएगा, इसमें एक्चुअली 55 ही होगा, है ना, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया, 55 ही होगा। अब अगला क्या है, सच दैट एंगल इज रिफ्लेक्ट, ये भी वही है, सेम क्वेश्चंस। चलो ये ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में फिलहाल अभी प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने हैं कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन से a ray of light strikes, ठीक, a ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence, strikes a plane mirror PQ, ठीक है, PQ at an angle of incidence, at an angle of incidence of 30 degree, reflected from the plane mirror, reflected from the plane mirror and strikes the second plane mirror and strikes a second
plane mirror strikes a second plane mirror at an angle of कितना है, at an angle of 90 डिग्री है, राइट एंगल पे at an angle of 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर ये लिख देंगे प्लेस है, प्लेन मिरर प्लेस एट राइट एंगल, सिंपल, प्लेस एट राइट एंगल, ठीक। क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर, यहाँ पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर, पढ़िए पूरा, देखिए क्या हम बता रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री थी, 30 डिग्री के एंगल पे कोई रे ऑफ लाइट किसी एक प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती है, ठीक। उसके बाद उस प्लेन मिरर से वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है एंड स्ट्राइक, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो एक सेकेंड मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है। तो वो सेकेंड मिरर जो है सेकेंड मिरर पे स्ट्राइक करती है प्लेस एट राइट एंगल, मतलब जो पहले मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हुआ था उस पहले मिरर से ये जो दूसरा मिरर है वो राइट एंगल पे रखा हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। तो दूसरे मिरर से अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है। देखिए डायग्राम अगर बनाए हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है पहला वाला। इस पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट हो रही है तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और हम प्लेन मिरर रख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अभी इनको नाम देते हैं हम। चलिए नाम देना शुरू करते हैं। हम नाम देते हैं इसको MNO नाम देते थे, ठीक है। एक MN है और एक NO प्लेन मिरर है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रे ऑफ लाइट पहले प्लेन मिरर पहले बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है सेकेंड मिरर से स्ट्राइक कर रही है। क्वेश्चन से बोला है इस बात को उसने कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक प्लेन मिरर पे 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, सेकेंड मिरर पे स्ट्राइक करती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन खास बात क्या कि जो सेकेंड प्लेन मिरर है वो पहले प्लेन मिरर के राइट एंगल पे है, मीन्स राइट एंगल पे रखा हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ से स्ट्राइक करा देते हैं। अब यहाँ से स्ट्राइक को तुरंत एक और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इधर से रिफ्लेक्ट करा देंगे। वो ये पूरा फिनोमेना होना है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है। तो देखिए इस पहले मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस केस में देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। अब हम यहाँ पे O कह दे, सॉरी इसको P कहिए, इसको O कहने दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक। इसको कह दीजिए C, बस इतने में काफ़ी हो जाएगा हम लोग का CDE बस। देखिए नेमिंग इसलिए करने की जरूरी है क्योंकि प्रॉपर तरह से उसको एक स्टेटमेंट के साथ भी हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में 30 डिग्री होगा। एक्चुअली मिला जुला के हमको बताना है कि ये जो रे ऑफ लाइट जो DO थी वो पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब दूसरे मिरर पे स्ट्राइक की तो यहाँ के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक्चुअली ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखिए इसमें देखिए ये जो आपका है एंगल BOC प्लस एंगल CON, ये मिला जुला के टोटली 90 डिग्री होंगे। देखिए नहीं ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनेगा, दिस एंगल एंड CON, दिस एंगल। तो बताइए BOC आपका 30 डिग्री है प्लस एंगल CON इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल CON इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। बताइए ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो बताइए अब इसमें देखिए ना, अब इसमें देखिए ट्रायंगल ONC में, देखिए ONC में राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ONC में। तो बताइए ये आपका जो है 60 डिग्री प्लस एक एंगल है 90 डिग्री। भाई एंगल ONC 90 डिग्री होगा ना भाई, एंगल CON तो आपने यहाँ से निकाल ही लिया 60 डिग्री, और एंगल ONC 90 डिग्री दिख रहा है। इस ट्रायंगल ONC में
ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री प्लस एक और एंगल कितना है, एंगल OCN, एंगल OCN इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से है कि नहीं, तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसी को हमने अप्लाई किया, तो इसे ऐड अप करेंगे तो 150 डिग्री, ठीक, प्लस एंगल OCN इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एंगल OCN जो होगा वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। OCN मतलब समझ रहे हैं, OCN यानी ये एंगल 30 डिग्री आया है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 90 में से माइनस कर दीजिए, ये 60 होगा। यानी सेकेंड मिरर पे के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस केस में हम लिख देंगे फाइनली फॉर सेकेंड मिरर, फॉर सेकेंड मिरर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में कितना होगा, 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री होगा। समझ में आई बात भाई? थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल्स लिखने में टाइम लग ही रहा है, इसमें लिखना ही पड़ेगा हमें। न्यूमेरिकल्स देखते हैं, नहीं तो फिर हम सीधा डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को बताते हैं, स्टेटमेंट ऐसे ही बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यही करने वाले हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि एक प्लेन मिरर था, उससे राइट एंगल में दूसरा प्लेन मिरर सिचुएटेड था। तो एक रे ऑफ लाइट पहले प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती थी 30 डिग्री के एंगल पे, फिर वहां से वो जाके स्ट्राइक करती थी यहाँ दूसरे प्लेन मिरर पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो इस सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर, फ्रॉम सेकेंड प्लेन मिरर से पूछ रहा था, तो सो हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। देखिए प्लेन मिरर से रिलेटेड अभी 2-4 और न्यूमेरिकल्स हैं, मींस 2-4 क्या है, तो वैसे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप खूब प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपने ढेर सारे नोट्स और मीन्स नोट्स क्या, जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स कॉपीज वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर आप रखे होंगे सब सॉल्व करिएगा, है ना, उनमें बहुत सारे मिल जाएंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को रखना पड़ रहा है, सो हम रख रहे हैं। तो देखिए अभी तक 3-4 क्वेश्चंस डिस्कशन में हम लोगों ने किया, जिनमें नॉर्मल तरह के क्वेश्चंस को भी देखा और 2 प्लेन मिरर को भी आपस में रख के देखा। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, लिख ही लेते हैं क्या कर रहे हैं इसमें, है कि नहीं, लिख करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। एक्चुअली सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके डायग्राम से। अब देखिए जितने क्वेश्चन है मुझको थोड़ा डायग्राम से समझ बना के चल रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सिंपल हम बता रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, लीजिए प्लेन मिरर है, चलो बना ही देते हैं ऐसा। ओ सेट, थोड़ा सा स्टेप हो गया यार, चलो ये हमारा प्लेन मिरर है। क्या कहा जा रहा है कि इस प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर हमारा एमएन है, उससे 10 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके इमेज से कितनी है, यानी हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, find the distance of object from its image, सिंपल सी बात, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि प्लेन मिरर से कुछ ही दूरी पर आपको एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर बनाएगा, तो जहां भी बनाएगा इस ऑब्जेक्ट के उस इमेज से इस ऑब्जेक्ट की दूरी आपको बतानी है। तो देखिए क्या हम जानते क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्वी डिस्टेंस, मींस जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है प्लेन मिरर के फ्रंट में, प्लेन मिरर उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर है तो प्लेन मिरर इसका इमेज यहीं कहीं पे ठीक पीछे 10 मीटर की दूरी पर बनाएगा, लीजिए, और ये क्या है उसका ऑब्जेक्ट का इमेज है। भाई 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो उतनी ही दूरी पर इमेज भी उसका बनेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, ये टोटल हो गई ना, पूरी यही ना टोटल डिस्टेंस हो गई, जो कि कितना है 20 मीटर, है कि नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो दैट
we know that distance of image, distance of object फ्रॉम पोल, है ना, पोल में वैसे सब पोल से मेजर करते लिखने की वही बात जानते हैं, जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। बोलिए इतना होता है तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा 10 + 10, नॉर्मली 20 मीटर या जो भी आपका उसमें यूनिट है। बात समझ में आई? सिंपली कुछ क्वेश्चन ऐसा था प्लेन मिरर के 10 मीटर की दूरी, मतलब क्वेश्चन ये था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऐसा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो आपको दिखा कि वो जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 20 मीटर है। ठीक है, वैसे हर बार आप ये डिस्टेंस वेरी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन इतना हम लोग को पता ही नहीं कि प्लेन मिरर जो है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता रखा होता है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज भी बनाता है। तो क्या इतना तक समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये भी हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैन इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। जैसे एक क्वेश्चन है इसी में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी है 5वां 6वां, इसमें क्या हो रहा है कि एक मैन था, ठीक है, वो प्लेन मिरर के सामने, देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से ऐसे 4 मीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट मैन, जो कोई मैन है अपना, जो भी मैन को एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बोल देंगे, मैन प्लेन मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है, एक मैन है जो कि प्लेन मिरर के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अगर ये आदमी प्लेन मिरर की तरफ 1 मीटर चल के बढ़ चला है, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये है इस तरीके से, इफ द मैन, है ना, इफ द मैन moves 1 मीटर towards the mirror, ठीक है, towards the mirror, 1 मीटर towards the mirror, then क्या फाइंड करना है इसमें, एक्चुअली 1 मिनट रुके, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज, यही फाइंड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन एक्चुअली पूरा क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, उसको कुछ क्वेश्चंस को मैंने ऐसे डायग्राम के थ्रू बता रखा है। मैं बाबा कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा उस केस में, तो इन जनरल कुछ ऐसे समझते हैं, कुछ के लिए लिख लेते हैं। क्या है कि एक पर्सन है, एक मैन है जो कि प्लेन मिरर से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। होता क्या है कि अगर वो आदमी, वो जो मैन है, वो मिरर की तरफ 1 मीटर चल के, मिरर की तरफ 1 मीटर चल जाए या मूव कर जाए, तो 1 मीटर चलने के बाद उस मैन का उसके इमेज से डिस्टेंस कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, सॉल्व करना शुरू करें। हम यहीं से सॉल्व करते हैं, इसको डायग्राम ये मानते हैं। तो बताओ, अगर 1 मीटर मूव करने से पहले अगर हम देखें वो जहाँ पे था, तो उसका इमेज एक्चुअली बनता कितनी दूरी पर, अगर उसका इमेज बनाते भी हम, तो उस जो मैन है उसका इमेज बनता 4 मीटर की दूरी पर। ठीक, ये तो डायग्राम ए का था जब वो मूव नहीं किया था, तब तक की सिचुएशन थी। अब वो क्या कर रहा है, 1 मीटर आगे चला जा रहा है, यानी डायग्राम बी जो बनेगा एक्चुअली कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा बना रही है, ये डायग्राम बी वाला जो है ना, ये हमारे लिए मेन है। ये एक्चुअली ओरिजिनल पोजीशन थी, लेकिन ये 1 मीटर देखिए, ये डॉटेड लाइन से जो हम शो कर रहे हैं ना, ये हमारा मैन एक्चुअली सॉरी मैन नहीं मूव कर रहे हैं, सॉरी हमने प्लेन को ही मूव कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया। हम क्या कर रहे हैं, अब बताइए, ये जो मैन है वो खुद 1 मीटर प्लेन की तरफ आ गया है, यानी कि जो सेकेंड डायग्राम बनेगा वहां पे ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो 3 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली 4 मीटर तब के लिए था जब वो मैन मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर चुका है। तो बताइए, शुरुआत में 4 था, जब वो 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर जाएगा तो
उस पर्सन का मिरर से कितना डिस्टेंस रह जाएगा, 3 मीटर रह जाएगा। तो बताइए इस केस में ये जो मिरर है, अब उसको तो यही ना लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो मैन है वो उससे 3 मीटर की ही दूरी पर, क्योंकि 1 मीटर वो आगे आ चुका है। तो ये इमेज, ये प्लेन मिरर भी क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो मैन 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है उसका इमेज 3 मीटर दूर ले जाकर के बना देगा। भाई इसको इससे क्या है, ये तो नॉर्मली बस इसका यही काम है कि भाई जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट का या कोई मैन खड़ा होगा उतनी दूरी पर उसका क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो उसको तो बस इतना ही समझ दिखेगा ना कि भाई आप 1 मीटर भले आप मेरी तरफ आ गए, लेकिन डिस्टेंस आपकी मेरे से कितनी, मतलब प्लेन मिरर से उस मैन की दूरी अभी 3 मीटर है, तो इमेज भी 3 मीटर दूरी पर बनेगा। तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस क्या है, मेन और उसके इमेज के बीच की दूरी, यही है ना। ओवरऑल भाई यही ना हम कहेंगे, मूव करने से पहले 4 मीटर की दूरी पर था, भाई उतनी दूरी पर इमेज बना, ठीक सब ये केस समझ में आया। सेकेंड केस में क्या हुआ कि वो जो मैन है वो प्लेन मिरर की तरफ 1 मीटर मूव कर गया। अगर ऐसा बात है, अगर वो 1 मीटर मूव किया तो बताओ उसका डिस्टेंस प्लेन मिरर से कम हो गया, 3 मीटर हो गया। तो मिरर क्या करेगा, 3 मीटर की दूरी पर मैन है, उसका इमेज ही क्या करेगा, 3 मीटर की दूरी पर इतनी दूरी बना देगा। तो फाइनली ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है 336, यानी यहाँ पे फाइनल आंसर करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज, मैन एंड हिज इमेज क्या हो जाएगा भाई, 3 + 3 6 मीटर। क्या बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया हम लोग चलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी मिटाते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी होगा छठवां सेट में वो कैसा जरा उसको देख लेते हैं। A man stand 10 meter in front of a large plane mirror. How far must he walk before? ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। क्वेश्चंस क्या है, A man stands 10 meter in front of a plane mirror. A man stands, ठीक है, stands 10 meter in front, ठीक है, in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं कि हाउ फार मस्ट ही वॉक, क्या है, हाउ फार मस्ट, देखिएगा अच्छे से इसको पढ़िएगा, ही वॉक, मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, बिफोर he is 5 meter away from his image, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि a man stands 10 meter in front of a plane mirror, how far must he walk before he is 5 meter away from his image। देखिए क्या कह रहा है कि कोई मैन है वो प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है, इतना समझ में। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ फॉर मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर होने के लिए जनरली होगा क्या है, एक्चुअली वो तो 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका इमेज जब भी होगा उससे 20 मीटर की दूरी पर होगा ना, 10 ऑब्जेक्ट की दूरी और 10 उसकी इमेज की दूरी, यानी कि अभी ये सेकेंड लाइन के मीनिंग से पहले का केस क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि उस पर्सन को भी और कितना चलना चाहिए, कितना और वॉक करना चाहिए प्लेन मिरर की तरफ कि वह अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर रहे। फिर से समझा रहे हैं कि जो मैन है वो 10 मीटर की दूरी पर प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, वो क्या अब क्या पूछ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को, सॉरी उस पर्सन को अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर रहने के लिए, 5 मीटर दूर ही रहने के लिए कितना और चलना पड़ेगा। डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से, देखिएगा डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, एमएन कह देते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 10 मीटर की दूरी पर वो मैन खड़ा था, ठीक है भाई, स्टैंड अप था वहाँ पे बेचारा आराम से, ठीक, जो ऑब्जेक्ट था। अब होगा इसका इमेज भाई इधर कितना बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर बनता है इसका इमेज, आराम से बनता कि नहीं।
बोलिए। लेकिन ये तो सेकेंड केस का था, लेकिन पहले केस का था। सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि इस मैन को कितना और मूव करना चाहिए ताकि वह अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर रहे। अब फिलहाल अभी के केस में वो अपने इमेज से 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसे और वो और कितना अधिक चले, मतलब वो कितना और चले कि वो अपने इमेज से 5 मीटर दूर ही रहे। तो चलिए इसके लिए डायग्राम और बनाते हैं सेकेंड वाला। देखिए डायग्राम सेकेंड वाला कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली ये तो था पूरा 10, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या था 10 मीटर था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी है आपका। हम मान लेते हैं कि लेट ही मूव्स x मीटर। मान लेते हो x मीटर चला। भाई हमसे पूछ ही रहा है ना कि अब वो कितना दूर और वो कितना चले कि अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर ही रहे। तो चलो मान लेते हैं कि वो x मीटर मिरर की तरफ चला। तो x मतलब यहाँ से हम मान लेते हैं कुछ दूरी है वहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ तक कुछ भी कह लीजिए। अगर इसको आप mn कहते हो तो ये मान लो आप कुछ भी कह दो, a कह दो, ऑब्जेक्ट पॉइंट है। तो मान लो x चला तो टोटल 10 था, तो ये कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा, है कि नहीं भाई। टोटल 10 था और उस मैन का प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस था 10 था। तो हमने मान लिया कि वो मिरर की तरफ x मीटर चलता है। अगर वो मिरर की तरफ x मीटर चलता है तो इस केस में x मीटर चलने के बाद जब वो पॉइंट A पे पहुंचेगा तो प्लेन मिरर और पॉइंट A के बीच का जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 10 माइनस एक्स रह जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे समझना, अब वो क्या हो रहा है, वो मैन x मीटर आ चुका है। तो अब जो इमेज बनेगा उसका वो इतनी दूरी के हिसाब से इतना इधर बनेगा ना भाई। ये तो पता है कि बैक साइड ऑफ मिरर उसका इमेज बनने ही वाला है, लेकिन कितनी दूरी पर। इस केस में क्या था, इस केस में तो टोटली 10 मीटर पे था, 10 मीटर वो बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो x मीटर चूंकि चल चुका है मिरर की तरफ, हमने मान लिया कि x मीटर चल चुका है। तो जब वो x मीटर चला जाएगा तो किसी न किसी पॉइंट पर पहुंचेगा। मान लिया वो पॉइंट A पे पहुंचा। फिर अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट की इस मिरर से जो डिस्टेंस होगी टोटल था 10, ये कितना होगा 10 माइनस एक्स। तो अभी जो मिरर इमेज बनाएगा वो इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग इमेज बनाएगा ना। ये डिस्टेंस कितना है 10 माइनस एक्स। तो इस 10 माइनस एक्स के करस्पॉन्डिंग इमेज की ये मिरर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूर बनाएगा ले जाकर के 10 माइनस एक्स के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस बार वो अब ये इसकी दूरी इमेज से कितनी होनी थी 5 मीटर होनी थी। इसकी दूरी इमेज से कितनी होनी थी, यहाँ पे मान लीजिए उसका इमेज बन रहा है ना, यहाँ पे उसका इमेज बन रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर वो नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अगर x मीटर ऑब्जेक्ट मैन चला जाए तो x मीटर चलने के बाद उस मैन का उसके इमेज से कितनी दूरी होगी 5 मीटर होगी दूरी, है कि नहीं 5 मीटर होगी। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर के पोल से और जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर के पोल से वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब जितनी डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये। तो बताइए अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 है, मतलब वो जो पर्सन जिस पॉइंट पे पहुंचा है उस पॉइंट से इस इमेज की दूरी अब क्या है 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर ये होगी 2.5 मीटर ये होगी कि नहीं। इन द सेम वे जैसे यहाँ पे देखिए तो ये टोटल डिस्टेंस 2.5 मीटर होगी। क्या बात समझ में आ रही है ना। हमने क्या किया है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन से बार बार देख रहे थे कि प्लेन मिरर जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूरी पर इमेज बनाता है, ठीक है। यानी 10 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो 10 मीटर दूरी पर इमेज है ना। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का था 20, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, क्या बोला था उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो पर्सन है वो कुछ मीटर दूरी पर जाएगा, जाने के बाद उसका डिस्टेंस उसके इमेज से कितना हो रहा है टोटल 5 मीटर हो रहा है। तो 5 मीटर अगर उस यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस है तो ये 2.5 और ये 2.5। और आपको पता है जैसे यहाँ पे ये 10 और ये 10 इक्वल होता है आपस में डिस्टेंस, सिमिलरली ये जो आपका 10 माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा 2.5। एक्चुअली हमको मेन ये रिलेशन लाना था। समझ में आ रहा है यहाँ तक रिलेशन। यहाँ तक रिलेशन को लाने के लिए हमने इतना पूरा किया। हम फिर से समझा देंगे अभी, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से 10 माइनस एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे तो 2.5, तो एक्स आप निकालेंगे 10 माइनस 2.5 यानी आ जाएगा आपका 7.5 मीटर, ठीक है। यानी उस ऑब्जेक्ट को उस पर्सन को 7.5 मीटर चलना
पड़ेगा। फिर से समझाने देख लीजिए, ज़्यादा कुछ था नहीं। शुरुआत का केस कुछ ऐसा था कि प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर कोई पर्सन खड़ा था, ठीक है, खड़ा रहने दीजिए उसको। फिर कह रहा है कि पूछा जा रहा है आपसे कि वो कितना मिरर की तरफ मूव करे, कितना डिस्टेंस मूव कर जाए कि वो अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर ही रहे। तो हमने उसको माना कि भाई चलो वो एक्स मीटर मूव कर रहा है, तो एक्स मीटर मूव कर रहा है तो पॉइंट ए पे पहुंचा। तो हमने देखा यहाँ से देखिए डिस्टेंस 10 था, तो ये एक्स आ चुका है, तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना बचेगा, मतलब इस पोल से इस मैन के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 10 माइनस एक्स। फिर ये अब मैंने कहा कि ये इसी डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो मिरर है इमेज बनाएगा, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो मैन है वो और इमेज के बीच की दूरी कितनी थी, एक्चुअली 5 मीटर। तो हमने देखा कि तो सिमेट्रिकल होता था, जितनी दूरी इनकी होती थी उसका हाफ ये होता था। तो टोटल अगर 5 था तो ये कितना रहा होगा, 2.5। तो और ये हमको पता है कि आपस में बराबर होते, हमने उनको इक्वेट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा मीन्स क्वेश्चन ठीक ही था। तो इतना हो गया, तो हम देख लीजिए, तो 4 सेकेंड देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब बाकी भी अभी इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए बाकी अभी आज तो सारा न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारा, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बाद का जो 10th का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रिफ्रैक्शन का होगा, है ना। लाइट से रिलेटेड है लेकिन वो पूरा रिफ्रैक्शन फिनोमेना से रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। आई होप प्लेन मिरर से लगभग अब खत्म ही होने वाले हैं। चलिए अब इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा, ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फिर वही चीजें, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object, ठीक है। The mirror it moves 2 centimeter towards the object. क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल, ये देखिए 2 सेंटीमीटर है, ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्या था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो प्लेन मिरर के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अगर वो प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर मूव कर जाए, देखिए वैसे तो मुझे जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चंस कराया उस पर भी मुझे 4-5 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देने चाहिए, लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि हम एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ बता दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है वो बता दे रहे हैं। आप उन टाइप्स के ढेर सारे क्वेश्चंस कहीं से किसी बहुत सारे सोर्स आजकल तो हैं जो यहाँ से आप लोग इंक्लूड लेकर के क्या कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अगर मिरर ही ऑब्जेक्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर चली जाए तो बताओ उस केस में ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज था उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। मतलब कुछ ऐसा है कि मूव कराने से पहले 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो उसका इमेज कुछ ना कुछ 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक। वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक। लेकिन अगर वही मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ 2 मीटर चला जाएगा तो अब जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन बदल जाएगी ना। तो अब सेकेंड केस में जब वो 2 मीटर मिरर की ऑब्जेक्ट की तरफ वो मिरर चल चुका है, तो अब जो इमेज की पोजीशन आएगी उसमें और जो ओरिजिनल इमेज की पोजीशन बनी थी उसमें जो डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। समझ में आ रही बात। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, देखिए ऐसा कुछ। ये हमारा ओरिजिनल केस वाला था जब हमने क्या किया था, ये लीजिए, ठीक है। ये था हमारा 20 मीटर है क्या, ठीक, सॉरी यार, खैर जो भी हो उससे ज़्यादा वो नहीं होता। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक। MN प्लेन मिरर है। फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका
इमेज भी जा करके बनेगा। लो हमने इमेज भी बना दिया। ठीक, ये हमारा डायग्राम ये था। अब क्या हो रहा है, ये जो मिरर एमएन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर चला गया। यानी अगर आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका ओरिजिनल, सॉरी मिटाओ यार, ऐसे क्या करना है, ये हमारा डिस्प्लेस्ड मिरर है ना। ये हमारा कौन सा मिरर है, डिस्प्लेस्ड। ये हमारा ओरिजिनल मिरर का पोजीशन था जो हम पहले से देखते आ रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअली बात ये थी कि 20 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस थी ये ओरिजिनल डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। ठीक है, लेकिन अब ये जो मिरर है वो 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ चला जा चुका है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। पहले इतनी तक समझ में आ गई बात। ठीक, चलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, हम इस 20 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग भी इसका इमेज बनाएंगे जो कि यहाँ दिख रहा है। अब हम ये 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो चुका है मिरर की ऑब्जेक्ट की तरफ, तो 2 सेंटीमीटर चला गया, तो ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, अगर 2 मीटर चला चुका होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 18। अच्छा देखिए जरा इधर की कहानी देखिए क्या हो रहा है, इधर की कहानी को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 20 सेंटीमीटर मतलब कि 2 सेंटीमीटर मिरर को मूव कराने से पहले ये जो मिरर हमारा एमएन है वो इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल इमेज बनाएगा वो कितनी दूरी पर बनाएगा बताइए, ओरिजिनल इमेज बनाएगा वो, तो चलिए बना देते हैं ओरिजिनल इमेज आई, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा, बोलिए। ठीक, इस एन को हटा देते हैं, नीचे ला देते हैं। ये जो ये आई है ये ओरिजिनल इमेज, हम यहाँ पे लिख देते हैं आई को हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिनल इमेज, और आई डैश हमारा अभी लिखेंगे वो हमारा क्या है, फाइनल इमेज है। ठीक है, ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज, तो आई हमारा ओरिजिनल इमेज था। अब देखिए ये जो फाइनल इमेज बनेगा वो हमारा ये जो प्लेन मिरर है एम डैश एन डैश के करस्पॉन्डिंग बनेगा ना, ये ना बनाएगा। तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो मिरर इसका इमेज कितनी दूरी पर जाकर के बनाएगा, 18 सेंटीमीटर। इसके लिए यार इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा ना, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनाएगा, मान लेते हैं यहाँ से वो इमेज एक बना है फाइनल आई डैश, वो कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये इतना समझ में आ गया होगा ना। लेकिन हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज की डिस्टेंस, तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इमेज की भी डिस्टेंस, भाई फाइनल इमेज की डिस्टेंस तो हमने इस मिरर से निकाल ही ली, जो मिरर हमने डिस्प्लेस कर दिया था। हमने ये जो ओरिजिनल मिरर हमारा था उसको हमने 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने पर ये जो हमारा फाइनल पोजीशन बना इमेज का वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। ठीक, लेकिन ये जो 20 सेंटीमीटर यानी ओरिजिनल इमेज की जो पोजीशन है ये 20 सेंटीमीटर वो हमारे पुराने मिरर के मतलब मिरर को मूव कराने से पहले तक का है। देखिए यही से बात इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी है। ये जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा डिस्टेंस ओरिजिनल इमेज का डिस्टेंस मिरर को मूव कराने से पहले का है। मिरर को मूव कराने से पहले ओरिजिनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो है, लेकिन एक्चुअली मिरर अब तो मूव कर चुका है ना, तो अगर मिरर 2 सेंटीमीटर मूव कर चुका है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो मिरर के मूवमेंट के बाद जो मिरर की नेक्स्ट पोजीशन आएगी वहां से आप इसका मेजर पहले करिए डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां से क्या मेजरमेंट होगा, 20 तो था ही भाई, 20 तो ओरिजिनल इमेज का था ही अपने पुराने मिरर को मूव कराने से पहले। अब चूंकि मिरर 2 सेंटीमीटर आगे जा चुका है, तो अब ये जो इमेज होगा ओरिजिनल उसके लिए इस मिरर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 + 2, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल इमेज आफ्टर मूविंग द मिरर। देखिए ध्यान से, उस ओरिजिनल इमेज का डिस्टेंस जब हम मिरर को मूव करा दे रहे हैं कितना है, 20 + 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। हमें यही जरूरी था जानना कि अब देखो मिरर को हमने मूव करा दिया है 2 सेंटीमीटर दूर, तो 2 सेंटीमीटर जाने के बाद मिरर जहां पे है वहां से उसके ओरिजिनल इमेज का डिस्टेंस मिला हमको 22 सेंटीमीटर,
और फाइनल इमेज का डिस्टेंस तो है ही कितना, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो अब हम फाइनल क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बीच में दिख रहा होगा, फाइनली हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज क्या होगा डिस्टेंस बताओ। यहाँ से यहाँ ओरिजिनल इमेज है 22 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो अब सीधा बता रहे हैं, ओरिजिनल इमेज की डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर है और फाइनल इमेज की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 22 डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल इमेज है, पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इमेज, और 18 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 22 माइनस 18 यानी कि क्या 4 सेंटीमीटर, यानी फाइनल आंसर आया हमारा 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्लियरली बताया गया था कि ऑब्जेक्ट एक था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेन मिरर से रखा हुआ था, ठीक। अब क्या करता है, प्लेन मिरर 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाता है। तो उस केस में हमें बताना था कि फाइनल पोजीशन और फाइनल इमेज और ओरिजिनल इमेज के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात समझने वाली ये है कि आप अगर यही क्या काम करता है, यही मिरर को हम ऑब्जेक्ट की तरफ ना मूव करा के ऑब्जेक्ट से अवे लेके चले जाते हैं, तो आई होप कि आप उस कॉन्सेप्ट को, चूंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, मूवमेंट वाला, तो आप क्या करेंगे, ये अगर मिरर जो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा था, टुवर्ड्स मूविंग हो रही थी, वो अवे भी अगर मूव होगा, अवे भी होगा तो भी आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन सब समझ गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसको इरेज करने वाले हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जनरली प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी थे हमने करा दिए। अब इससे ज्यादा जितना भी प्लेन मिरर का मिलेगा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा उस पर। अब हम चाहते हैं कर्व मिरर वाले प्रैक्टिस करने, यानी मिरर फॉर्मूले और वो जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे इरेज करते हैं हम। यानी ओवरऑल डिस्कशन किया हम लोगों ने प्लेन मिरर से रिलेटेड कितने न्यूमेरिकल्स की, जनरली चाहे जितने हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी था समझना कि पहले नॉर्मली ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा तो कुछ इमेज बना, ठीक बना, कोई बात नहीं। अब क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट को एक बार प्लेन मिरर की तरफ मूव करा दिया या मिरर से अवे लेके चले गए, ठीक। और तीसरे केस में फिर आए कि क्या किया, मिरर को ही ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कराया या ऑब्जेक्ट से अवे। तो चलिए अगर इतनी बातें हो गई तो हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं न्यूमेरिकल्स हमारे स्फेरिकल मिरर के हैं। जैसे सबसे इजी, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, देखिएगा जो भी नंबरिंग होगी हम ध्यान नहीं दे रहे, देखिएगा द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is 30 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं भाई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रॉम द मिरर सो दैट, अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट so that the image is 3 times the size of the object, so that the image is 3 times of size of object। लो सिंपली क्या था क्वेश्चन इसमें कि the focal length of concave mirror is 30 centimeter, find the position of the object so that image is 3 times of size of object। देख लीजिए क्वेश्चन को कि कोई कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, हमसे उस वो जो मिरर है उस इमेज, मिरर जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा उस इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है। कंडीशन भी एक चीज दिया हुआ है इसमें कि जो इमेज है हमारा, सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स साइज ऑफ, इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ जितने भी हम स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे प्लेन मिरर में क्या था कि कुछ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस पढ़ने के बाद प्रॉपर लगाते समय सीख रहे थे, तो खैर यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन
पूरे जितने भी स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन फिनोमेना आते हैं, यानी कि मिरर फार्मूला और F इक्वल टू R/2 वाला जो फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है ना, हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चंस को प्रिकॉशन मतलब केयरफुली रीड करेंगे, फिर रीडिंग के बाद इनसे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको साइड में लिख लेंगे, फिर अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है, इसमें क्या क्या गिवन है। तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, अब जितने भी तरह के हमको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं स्फेरिकल मिरर के हम सारे यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन साथ में किस तरह का रूल साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है, वो भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सीखेंगे। तो देखिए गिवन पहले क्या था, गिवन है हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर यानी कि F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिमिलरली समझ में आएगा आपको। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। फाइंड सो दैट 3 टाइम्स साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आप देखेंगे ना m की वैल्यू क्या है, 3 दे दी है भाई। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन m ही होता है ना, यहाँ पे m दे चुका है 3 वैल्यू, ठीक। अब हमें से क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू फाइंड करना है हमको, ठीक है। चलिए हम फाइनल अप्लाई करते हैं, क्या करना है हमको। देखिए इसके पहले हमने बताया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो 3-4 मतलब v माइनस वी बाई यू, आई बाई ओ या f अपॉन एफ माइनस यू, ये सारे ऐसे टर्म फॉर्मूले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के जिनमें से हम किसी दो को रिलेट करके हम अपना यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे u की वैल्यू सिंपली पूछ रहा है, तो हम यहाँ जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हमें क्या पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली माइनस वी बाई यू भी होता है, लोग आई बाई ओ भी यूज करते हैं, एफ अपॉन एफ माइनस यू भी करते हैं, और ऊपर एफ माइनस बी अपॉन एफ वाला भी एक फॉर्मूला आता है। देखिए हम इससे तीनों से चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं का यूज करेंगे जितना क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। यानी कि हम यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का। बात समझ में आ रही है। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन आप समझ रहे होंगे कि 3 यहाँ क्यों एम को रख दिया। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप फॉर्मूले में देखें तो एम होता क्या था, आई अपॉन ओ। क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही था ना। तो एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और मैग्नीट्यूड तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा इसके साथ ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स छोटा है या कितना टाइम्स बड़ा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी इसका कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है हम क्वेश्चंस करते समय देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चले हैं इनकी, ठीक है। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चले तो रखते हैं 3 इज इक्वल टू एफ है हमारा माइनस 30 अपॉन फिर से एफ है माइनस 30 माइनस यू हमको फाइंड करना है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 30 माइनस यू। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप पाएंगे माइनस 30 माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, रिप्लेस कर दीजिए साइड से माइनस यू आ जाएगा, सॉरी यू आ जाएगा आपका माइनस 30 प्लस 10, यानी यू इज इक्वल टू आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ चुका है भाई, यू ही ना होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा था 20 सेंटीमीटर, माइनस आया है। तो चूंकि अगर इसके लिए देखो मैंने बताया कि u का नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अगर u नेगेटिव आता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वही अगर v भी नेगेटिव आ जाता तो भी हम कहते हैं कि जो इमेज का पोजीशन है वो मिरर के सामने है ना। तो यहाँ पे डायग्राम मतलब अगर आप देखें, डायग्राम ऐसे आपको बनाना नहीं है, मैं ऐसे सिंपली समझा दे रहा हूँ, क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर ही बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइन क्या है माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट जाकर के कहीं पे बना है। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ। वही अगर हम एम की वैल्यू माइनस भी लेते ना तो भी आपका दूसरा वैल्यू आता वो भी सही होता, वो भी आपका रॉन्ग नहीं होता। इस क्वेश्चन में
फिलहाल पहले क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ m की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो भी वैल्यू आपकी सही मानी जाएगी आंसर, और अगर आप नेगेटिव भी लेंगे तो भी सही माना जाएगा। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, इसको समझे तब तक मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ। यहाँ एक बात समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें यू, ये थोड़ा ठीक क्लियर साथ लिखते हैं, यू यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी यानी पोजीशन ऑफ इमेज, एफ यानी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और क्या एम यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। बात समझ में आई? इन सब की ये कभी पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेंगे तो कभी नेगेटिव वैल्यू कंटेन करेंगे। मैग्नीट्यूड तो इनके पास कुछ ना कुछ होगा ही, ओ सेट, ठीक है, जो भी देख लीजिए यू वी एफ, तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे यू का साइन नेगेटिव आया तो ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर के सामने रखा हुआ है। यानी हमने पहले बताया था मिरर के लेफ्ट साइड वाले जितने भी रीजन होते हैं उसको हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। तो आई होप मुझे मिटा देना चाहिए इसको। अब इसको मिटा देते हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे मिरर से रिलेटेड है। क्या जरा बनाते हैं उसको, देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा हमारा कुछ इस तरह का लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, in front of a, ठीक है, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter, of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? At what distance from mirror? At what distance from mirror a screen should be placed? ठीक है, a screen should be placed. A screen should be placed so that a sharp focus can be obtained. So that a sharp, थोड़ा स्टेटमेंट लंबा है, देखते हैं। शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर अ स्क्रीन should be placed so that a sharp focus image can be obtained। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं क्या क्या इनमें इंफॉर्मेशन है, फिर उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इंफॉर्मेशन में देखते हैं गिवन क्या क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, जितना मान के देखिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐसे समझेंगे, हम चाहे यू फाइंड करें, चाहे वी फाइंड करें, चाहे एफ फाइंड करें, चाहे एम, हम उनकी साइन को जरूर वहाँ साइन करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट सब कुछ अब सारे क्वेश्चन में बताएंगे। यानी जो पूछेंगे वे वो तो बताएंगे, साथ ही साथ एक दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी बता देंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो गिवन में देखिए क्या क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट की साइज देखिए दिया है, यानी यहाँ पे ओ दिया है। हमने पहले बताया था कि ओ को हम क्या लेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। चलो ओ दिया हुआ है, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट, देखो मिरर के सामने रखा हुआ है, u इज इक्वल टू कॉन्केव मिरर। एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो 27 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन बोला है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन में कॉन्केव मिरर, तो मिरर के सामने का सारा साइन हम कितना लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये समझ में आया। और फोकल लेंथ अभी एफ देखो दिया है, एफ दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, लेकिन ये मिरर है आपका कॉन्केव मिरर, तो आप साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव। साइन समझ में आया। अगर आप साइन को प्रॉपर तरह से नहीं असाइन करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत मान लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो साइन को जरूर आपको ऑब्जर्व करके रखना है। तो
U-20 इसलिए क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ था, और F-18 इसलिए क्योंकि वो मिरर कॉनकेव मिरर है हमारा। तो ठीक है, मिरर के पोजीशन के लिए हम किसकी V की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करना है, हम जानते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए रखते हैं 1/-18 इज इक्वल टू 1/v प्लस ब्रैकेट में रखेंगे 1/-27। देखिए हमारा u चूंकि माइनस में था, नेगेटिव साइन के साथ था, तो हमने उसको इन ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1/18 1/v माइनस 1/27। इस और आप सॉल्व करेंगे तो 1/v आपका मिल जाएगा -1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27। ठीक है, फिर यहाँ से 1/v कैलकुलेट करेंगे। 18 और 27 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 9, 2 और 3। ठीक है, 9 से करेंगे 2 और 3, फिर 3 से करेंगे 27, 54 आएगा। तो 18 3 या 54 माइनस 3 प्लस 27 2 या 54 यानी कि 2। इसको और आगे ले जाते हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/54, यानी v की वैल्यू आएगी -54 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसके नीचे साइन कुछ लिख रहे हैं, जरा उसको देखना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन है, तो v का नेगेटिव आना मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है कि नहीं। v जो इमेज एक्चुअली वर्चुअल नहीं, सॉरी, यहाँ पे v नेगेटिव है ना, इमेज रियल मिलेगा। v नेगेटिव का मतलब वो मिरर के सामने बना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज इज रियल, रियल है क्योंकि नेगेटिव साइन है, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इतना समझ में आया, रियल बना है, मिरर के सामने बना है। इतना समझ में आया, मिरर at a distance of 54 सेंटीमीटर। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि जो इमेज बना है वो मिरर से, मिरर के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रियल बना है। ठीक है, ये तो हुआ इसका रियल। अब इरेक्ट है कि कितना है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, बस वैसे एक्चुअली इतना ही पूछा था, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और चीज बता दे रहे हैं। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शायद जगह तो नहीं, यहीं पे लिखते हैं, इसे मिटा रहे हैं। क्या करते हैं, यहाँ से m की वैल्यु निकाल लेते हैं। -v/u फॉर्मूला होता है, ठीक। तो माइनस फॉर्मूले में v की वैल्यू क्या है, यहाँ से -54 अपॉन में u कितना है आपका -27। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 27 2 या 54, और ये 2 इसके बाहर माइनस आ गया -2। देख रहे हैं, m की वैल्यू -2 आई। तो देखो v का नेगेटिव आना मतलब समझ रहे हो, मिरर के सामने इमेज बना है, कितनी दूरी पर बना है इसके मैग्नीट्यूड से पता लगा लेना। यहाँ मैग्निफिकेशन आपका -2 आया है, तो माइनस साइन मैग्निफिकेशन का क्या शो करता है, लिखवाया था मैंने, देखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड है। और आपको पता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। देखिए ना, रियल इमेज बना भी है और इन्वर्टेड, भाई साइन से भी, कैलकुलेशन से भी इन्वर्टेड आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, आप मैग्निफिकेशन निकाल के बताएंगे उसके साइन से। माइनस है तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो इरेक्ट। बात समझ में आई। अब इमेज रियल है कि वर्चुअल, अब v को निकाल के देख लीजिएगा। अगर v नेगेटिव आता है तो इमेज रियल बनेगा, v पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल बनेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने से एक और रिजल्ट क्या निकला कि इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, रियल है, और ऑब्जेक्ट की तुलना में साइज आप निकाल लेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट की साइज दी है तो एक और रिलेशन से भी साइज निकाल लेते हैं। फिलहाल पहले इतना देख लीजिए, इतना समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट अभी आगे चल करके इसकी साइज को भी हम बताएंगे। तो हमने किया क्या, गिवन में पहले ऑब्जेक्ट की साइज दी थी, ओ ले लिया था, u भी गिवन था, f भी साइन के साथ रख दिया, फिर मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके हमने v निकाल लिया जो कि -54 सेंटीमीटर आया। और -54 सेंटीमीटर का मतलब इसका जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि इमेज रियल है। ठीक है, और रियल है तो यानी कि मिरर के फ्रंट में बना है। ठीक, और कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर। फिर हमने मैग्निफिकेशन सॉल्व किया, फाइंड किया, तो मैग्निफिकेशन का जो नेगेटिव वैल्यू वो बता रहा है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। चलो, इमेज इन्वर्टेड है ये हम पता लगा चुके हैं, रियल है ये भी पता लगा चुके हैं। अब इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज में कितनी है बस उसे मालूम कर लेते हैं। उसमें भी मैग्निफिकेशन के रिलेशन से निकालेंगे। तो बीच वाला हम रिलीज करते हैं और यहीं से तुरंत बताते हैं। देखिए क्या है, अभी हमने क्या फॉर्म, देखिए m इक्वल टू हम जानते हैं ना, I/O। I मीन्स
क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, वो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज दिया था 0.7 सेंटीमीटर होगा, एम की वैल्यू आई है -2। माइनस नहीं रखेंगे तो भी आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ 2 अब रखिए, क्योंकि अब तो माइनस का आपने यूज कर लिया ना यार। माइनस से आपने क्या इंफॉर्मेशन निकाला कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। तो एम की वैल्यू 2, आई आपको फाइंड करना है, वो कितना है देख लो 0.7। यहाँ से आई यानी इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपका आ गया 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट की तुलना में वो दो गुना बड़ा है। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की जो साइज है वो कितनी है, 2 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पूरा समझाना था आपको कि हम ऑब्जेक्ट का रियल होना, इन्वर्टेड होना, ठीक, इरेक्ट होना, सॉरी रियल होना, वर्चुअल होना, इरेक्ट होना या इन्वर्टेड होना, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, ये सब बताना हम बार बार UVF इन्हीं की मदद से करेंगे और उनके साइन के हेल्प से करने वाले हैं, जो कि हमने इसमें क्लियर किया। ठीक है, नोट करिए। अरे यार